सबसे पहले हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आज जीआईटी के बारे में। आज बात करेंगे जीआईटी। जीआईटी में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज है। पेप्टिक अल्सर डिजीज एसिड के कारण होता है। अगर एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है स्टमक के अंदर तो वो क्या करता है कि स्टमक वाला जो म्यूकोसा है उसको बार बार इरिटेट करेगा। इरिटेट होने से क्या होता है, वहाँ पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वहाँ पर अल्सर बन जाएंगे, तो उसी को होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है। तो सबसे पहले हम स्टमक की बात करते हैं। ये अपना स्टमक है। स्टमक में अपना पैराइटल सेल है। ये पैराइटल सेल क्या करता है कि एचसीएल को सीक्रेट करते रहता है। एचसीएल को सीक्रेट करता है, तो जैसे ही यहाँ पर एचसीएल आएगा तो ये एचसीएल क्या करता है कि ये इस मेम्ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। स्टमक वाल को जैसे ही डैमेज करेगा तो यहाँ पर अल्सर बन जाएंगे, ये सब अल्सर क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ हम लिख देते हैं पैराइटल सेल। पैराइटल सेल क्या करता है, एचसीएल को सीक्रेट करता है। इसको घेर देते हैं। अब उससे बचने के लिए हमारे पास एक डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है कि मतलब क्या, जो स्टमक वाल है इसके ऊपर क्या होता है ना कि एक तरह का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। ये देखिए, ये कवरिंग है स्टमक के ऊपर जो ग्रीन कलर से है। ये है क्या, जो ग्रीन कलर से है ये है प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये बनता है किससे, ये बनता है म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट आयन से। म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट से प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गया। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा टू रीजन है जिसके चलते क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज होगा। सबसे पहला रीजन तो हम ये करेंगे कि अगर एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ जाए, इंक्रीज एचसीएल सिक्रीशन, इंक्रीज एचसीएल सिक्रीशन। दूसरा क्या है, डिक्रीज डिफेंसिव फैक्टर, डिक्रीज डिफेंसिव फैक्टर। मतलब क्या, अगर एचसीएल की सिक्रीशन बढ़ जाए और डिफेंसिव फैक्टर ये कम हो जाए, मतलब क्या, ये दोनों मिलकर जीआईटी में क्या करेंगे, पेप्टिक अल्सर डिजीज काउज कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैराइटल सेल ही एचसीएल को रिलीज करवाता है। अगर हम इस पैराइटल सेल से एचसीएल को रिलीज करवाना बंद कर दें तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज सही हो जाएगा और अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को अच्छा कर देंगे और ज़्यादा म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या पेप्टिक अल्सर डिजीज सही हो जाएगा। एक अगर बेसिक लेवल पर सोचा जाए तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि पैराइटल सेल के बारे में, कि पैराइटल सेल में कैसे क्या होता है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अपने पैराइटल सेल की। ये अपना पैराइटल सेल है, ये पैराइटल सेल है और ये पैराइटल सेल का ल्यूमेन है। ये ल्यूमेन है। ये पैराइटल सेल का क्या है, ल्यूमेन। आपको यहाँ से मिल गया ये वाला, ये पैराइटल सेल ये है और इसका ल्यूमेन ये है। ये ल्यूमेन यहाँ जो ये सीएल आ रहा था, ये वाला ल्यूमेन यहाँ आप इसको बनाया है। अब हम बात करते हैं कि ल्यूमेन के ऊपर एक मतलब हाइड्रोजन पंप होता है, एक प्रोटोन पंप होता है। ये अपना प्रोटोन पंप है, ठीक। प्रोटोन पंप क्या करेगा कि एक H+ को बाहर ले जाता है और दूसरी साइड से क्या होता है, पोटासियम को अंदर लाता है, ठीक। मतलब क्या, यही H+ जो है, यही H+ यहाँ पर, यही H+ तो ल्यूमेन में जाता है। यहाँ पर जो HCl बन रहा है, यहाँ जो H+ बन रहा है, तो यही जो H+ जा रहा है, तो ल्यूमेन में H+ बनने लगा, तो यही सब क्या करता है कि एसिडिक मीडियम हो गया तो इरिटेशन करता है और अल्सर काउज कर देता है। तो हमको इससे बचने के लिए उपाय क्या क्या है, तो उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं कि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इसको भी करता है। दूसरा बात करते हैं
PGE2 भी इसको अब स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिट सब बताएंगे अभी। ये एक तरह का है हिस्टामिन, हिस्टामिन भी इसको कुछ करता है। तीसरा है गेस्ट्रिन, गेस्ट्रिन में करता है। सबसे पहले बात कर क्या करते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है पैराइटल सेल में, देखो क्या है, एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर जो पैराइटल सेल में होता है, पैराइटल सेल में M3 है। हिस्टामिन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर पैराइटल सेल में H2 है। और गेस्ट्रिन रिसेप्टर, गेस्ट्रिन रिसेप्टर क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन। हम सबको लिखते हैं यहाँ पर, तो अपना M3 रिसेप्टर्स आ गया, रेड वाले के साथ H2 लिखते हैं, यहाँ पर H2 आ गया, इसके साथ लिखते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। अब क्या है, मतलब क्या, ये सब एसिटाइलिन कोलिन जो है स्टिमुलेटरी एक्शन करता है, ये एक्टिवेट करता है, मतलब ये भी स्टिमुलेटरी एक्शन करेगा, हिस्टामिन भी, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये सब स्टिमुलेटरी होता है। मतलब कि अगर इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो ये प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देता है। और ये PGE2 क्या इनहिबिटरी होता है, PGE2 क्या होता है, H2 को इनहिबिट करता है, H2 रिसेप्टर को, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटॉन पंप मतलब इनहिबिटरी होता है, प्रोटॉन पंप बंद हो जाएगा। जैसे प्रोटॉन पंप बंद हो जाएगा तो पेप्टिक अल्सर डिजीज सही हो जाएगा। लेकिन ये एसिटाइल कोलिन जो है, यहाँ पर तो M3 रिसेप्टर्स हैं। और गेस्ट्रिक गैंग्लिया यहाँ पर एक होता है अपना गेस्ट्रिक गैंग्लिया, इसमें क्या होता है, M1 रिसेप्टर होता है, M1 रिसेप्टर, यहाँ से अपना एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और यही एसिटाइल कोलिन आगे जाकर के M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और ये प्रोटॉन पंप को स्टार्ट करता है। अगर हम एक थोड़ा सा हम देखें तो हम ये मान सकते हैं कि हम किसी भी पेशेंट को, क्वेश्चन है अब हम क्या किए, अगर हमको पेप्टिक अल्सर डिजीज को सही करना है तो हम क्या करेंगे, M3 को ब्लॉक कर देंगे रिसेप्टर को। जैसे ही M3 को ब्लॉक करेंगे रिसेप्टर को, तो क्या करेगा, M3 ब्लॉकर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। मतलब क्या, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं हुआ, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं हुआ, H+ आयन ल्यूमेन में नहीं जाएंगे, H+ आयन ल्यूमेन में नहीं जाएंगे तो हमारे स्टमक वाल को इरिटेट नहीं करेंगे। जब इरिटेशन नहीं होगा तो अल्सर नहीं होगा। मतलब क्या, हम ब्लॉकर यूज करेंगे, M3 ब्लॉकर यूज करेंगे, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगा। H2 ब्लॉकर यूज करेंगे, H2 ब्लॉकर प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेगा। कोलिसिस्टोकाइनिन ब्लॉकर यूज करेंगे, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देगा। मतलब क्या, हम देख सकते हैं, कैन वी गिव M3 ब्लॉकर, क्या हम कैन वी गिव M3 ब्लॉकर इन पेप्टिक अल्सर डिजीज? आप बताइए। अभी तो हमने बोला कि भाई हम M3 ब्लॉकर दे देंगे तो H+ प्रोटॉन पंप काम नहीं करेगा, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज से होगा, तो हमको तो देना चाहिए ना, अच्छी बात है ना। हाँ भैया दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, कि जो M3 रिसेप्टर्स होता है, कि सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पैराइटल सेल में होता है, जो स्टमक का जो स्मूथ मसल्स होता है उसमें भी होता है। अगर वहाँ पे जाकर कर वहाँ मतलब स्टमक का जो स्मूथ मसल्स, उसमें जाकर अगर M3 को ब्लॉक कर दिया ये ब्लॉकर, तब क्या होगा, अगर M3 ब्लॉक हो गया तो वहाँ पर क्या, पेरिस्टालसिस रुक जाएगा। मतलब क्या, जो एसिड, न्यू एसिड तो नहीं बनेंगे, जो पुराने एसिड पहले से बचे हुए तब वो एसिड बहुत देर तक रुकना स्टार्ट कर देंगे। और ज़्यादा रुकेगा तो भी यार पेप्टिक अल्सर डिजीज काउज कर सकता है ना, प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर M3 ब्लॉकर दे दिया, M3 ब्लॉकर देने से एक तो बात सही आपने कहा कि एसिड सीक्रेशन को भाई कम कर दिया, ये तो बिल्कुल सही बात है, आपने एसिड सीक्रेशन को आपने कम कर दिया, ये आपने सही बिल्कुल कहा। लेकिन आपने एक बात तो नहीं बोली, आपने एक बात ये नहीं बोली कि ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक मोटालिटी को कम कर देता है।
ये स्टमक में क्या करता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटालिटी। आपने इस चीज़ को नहीं देखा, गैस्ट्रिक मोटालिटी। हम सिर्फ एसिड का सिक्रेशन कम करा तो हम दे देंगे कि चलो भाई M3 ब्लॉकर दे दो, ड्रग दे दो जो M3 को ब्लॉक करे, M3 ब्लॉकर ड्रग। नहीं भाई, M3 ब्लॉकर देने से एसिड का सिक्रेशन तो कम हो गया, लेकिन क्या गया, गैस्ट्रिक मोटालिटी को कम कर दिया। अब जो भोजन हमारे गैस्ट्रिक में जैसे कि मोटालिटी होता है, मतलब क्या, आप मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर दिया। गैस्ट्रिक मोटालिटी का मतलब है कि डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, डिक्रीज पेरिस्टालसिस। अगर हमने पेरिस्टालसिस को डिक्रीज कर दिया, मतलब क्या कि गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया। अगर गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, तब जो चीज़ें 2 मिनट रहना चाहिए वो 2 घंटा रहेगा। गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि अब वो एसिड ज़्यादा देर तक रहे, क्योंकि वो पेरिस्टालसिस रुक गया। अब धीरे 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 पेरिस्टालसिस का कोई फिर नीचे जाएगा। अब हमने पेरिस्टालसिस को रोक दिया M3 ब्लॉकर देकर। अब क्या होगा, एसिड जो पुराना एसिड वो ज़्यादा देर तक रहेगा स्टोमक को और काउच कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको देखते हुए M3 ब्लॉकर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एसिड सिक्रेशन को कम कर दिया, ठीक है। अगर हमने M3 ब्लॉकर दे भी दिया तो आपका थोड़ा सा साइड इफेक्ट देखिए आप। M3 ब्लॉकर दिया, ठीक है, एसिड सीक्रेट नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ड्रग है भाई, एसिड मतलब एसिड को सीक्रेट। लेकिन दूसरा पोर्शन दीजिए, आपके पेरिस्टालसिस को उसने रोक दिया। ड्रग देने से पहले जो एसिड स्टोमक में प्रेजेंट होगी उसकी पेरिस्टालसिस को रोक दिया। अब वो एसिड मतलब जीआईटी में जो पेरिस्टालसिस ही नहीं हो पाएगा, मतलब क्या, अब वो वही ज़्यादा देर तक रुका रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि अब वो डैम बार बार इरिटेट काउज करेगा और अल्सर क्रिएट करेगा। डिक्रीज पेरिस्टालसिस मतलब क्या है, डिक्रीज गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब इसीलिए हमको प्रीफर नहीं करते हैं, M3 ब्लॉकर को हम नहीं प्रीफर करते। अगर कोई पेशेंट आ गया था उसको नहीं देते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं। मतलब क्या, कोई ड्रग जो कि डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक मोटालिटी, जो कि डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक मोटालिटी, तो हम पेप्टिक अल्सर डिजीज में नोट प्रीफर, नोट प्रीफर। मतलब क्या, कोई ऐसा ड्रग है जो गैस्ट्रिक मोटालिटी को कम करता हो तो हम उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज में तो कभी देंगे ही नहीं, क्योंकि देंगे तो ही काम कांड हो जाएगा, गैस्ट्रिक मोटालिटी को कम कर देगा और ठीक होने के बजाय और वर्षण स्थिति हो जाएगी और ख़राब हो जाएगा स्थिति। तो हम ऐसे ड्रग को नहीं देंगे, M3 ब्लॉकर नहीं देंगे। तो फिर देंगे कब देंगे ना, H2 ब्लॉकर देंगे। और ये हिस्टामिन ये गलत है, ये H2 नहीं, H2 यहाँ है, यहाँ हम क्या H2 ब्लॉकर देंगे। H2 ब्लॉकर से क्या फ़ायदा है, देखिए आपको पैराइटल सेल में तो हिस्टामिन का रिसेप्टर हो गया H2। अब क्या करता है हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन खुद तो सीक्रेट ही होता है, खुद तो सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन और गेस्ट्रिन दोनों को सीक्रेट करवाता है। मतलब क्या, एसिटाइल कोलिन और गेस्ट्रिन का आधा काम तो हिस्टोन ही कर देता है। मतलब क्या है कि अगर हमने H2 ब्लॉकर दे दिया, अगर हमने H2 ब्लॉकर दे दिया, H2 ब्लॉकर को हम इफेक्टिव ड्रग बोलते हैं, इफेक्टिव ड्रग, इफेक्टिव ड्रग, इफेक्टिव ड्रग है किस में, पेप्टिक अल्सर डिजीज में। अगर हमने क्या क्या H2 ब्लॉकर दे दिया, तो मतलब क्या है कि H2 ब्लॉकर ये तो क्या करता है, हिस्टामिन को तो काम, हिस्टामिन को जो है ये H2 ब्लॉकर जो हिस्टामिन का ही ना था, रिसेप्टर था H2। अगर हमने इसी को ब्लॉक कर दिया जिससे हिस्टामिन अटैच होगा जिस ब्लॉकर, तब तो आगे काम करेगा। हमने उसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, हिस्टामिन तो भाई काम करने से ना रही। लेकिन अभी हिस्टामिन अपने साथ साथ एसिटिकोलिन और गेस्ट्रिन दोनों को काम करने से रोक देगा। अब जैसे दोनों को काम करने मतलब क्या, तीनों तीनों गेस्ट्रिन हिस्टामिन और एसिड तीनों मिल करके पंप को रोक दिए। जैसे ही पंप को रोक देंगे तो H+ बाहर नहीं जाएगा ल्यूमेन में। ये जो ल्यूमेन है यहाँ पर H+ नहीं आ पाएगा, जैसे यहाँ पर H+ नहीं होगा तो पेप्टिक अल्सर डिजीज नहीं होगा। और
हम तो ये कर सकते, मतलब H2 ब्लॉकर क्या करता है, ये तो खुद हिस्टामिन के सीक्रेशन को तो रोकता ही है, हिस्टामिन सीक्रेशन, हिस्टामिन सीक्रेशन को तो प्रिवेंट करता ही है। बट इट आल्सो प्रिवेंट but it also prevent acetylcholine एंड गैस्ट्रिन, ये दोनों के सीक्रेशन को रोक देगा। मतलब अगर दोनों के सीक्रेशन को रोक देगा तो अच्छी बात है, हमारा ब्लॉकर अच्छा से काम करेगा, H+ ल्यूमेन में नहीं जा पाएंगे। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिन पर। अब जैसे ही गैस्ट्रिन है, कोलिसिस्टोकाइनेज, ये स्टिमुलेट कोलिसिस्टोकाइनेज रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, उससे प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा अपना। तो लेकिन हम आज तक हमने कोई सी दवा ही नहीं बना पाई जो कोलिसिस्टोकाइनिन को ब्लॉक करता हो। कोलिसिस्टोकाइनिन ब्लॉकर नहीं है, अगर बन जाएगा फ्यूचर में तो हम उसका यूज कर सकते हैं। इसको लिख देते हैं प्रोटॉन पंप है, ये H+ पंप है, H+ पंप है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम सारे ब्लॉकर के बारे में बात करेंगे, कौन सा ब्लॉकर क्या है नहीं है, सारे ब्लॉकर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ एक बात आपको कर दूँ, अगर हमने तो M3 ब्लॉकर दे दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर हमने M1 ब्लॉकर दे दिया, अगर हमने M1 ब्लॉकर दे दिया तो सारा मतलब प्रोटॉन पंप तो कभी काम ही नहीं कर सकता, M3 को रहते हुए भी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि M1 ब्लॉकर दे दिए। तो अब यहाँ से जो है गैस्ट्रिक गैंग्लिया है, ये अपना क्या है, गैस्ट्रिक, अपना है गैस्ट्रिक गैंग्लिया। अब जैसे ही आपने M1 ब्लॉकर दिया, अब गैस्ट्रिक गैंग्लिया से एसिटाइन को रिलीज नहीं होगा, एसिटाइन को रिलीज नहीं होता आगे जाकर के M3 को स्टिमुलेट नहीं करेगा, M3 को स्टिमुलेट नहीं करेगा तो H+ बाहर नहीं, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो H+ बाहर नहीं जाएगा, तो ल्यूमेन में H+ कम होगा, तो हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज सही हो जाएगा, मतलब अच्छा पेप्टिक अल्सर डिजीज रिकवर हो जाएगा हमको। तो उससे तो हम सबसे पहले करते हैं कि M1 ब्लॉकर की बात करते हैं, क्योंकि यार M1 ब्लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है। M1 ब्लॉकर, M1 ब्लॉकर एमनो ब्लॉकर ड्रग हमेशा हम ग्रीन से लिखेंगे। ड्रग में इसमें क्या हो, जीपिन, जितना भी ड्रग में जीपिन लगा रहे हैं सब M1 ब्लॉकर होते हैं। जो गेंगलियोस, जो अपना जो गेस्टिन गेंगलियन होता है, गेस्टिक गेंगलिया होता है, उसमें M1 रिसेप्टर होते हैं, वही एसिटिकोलिन को रिलीज करवाता है। तो क्या होता है, पीरेजेम्पिन और टीलेजेम्पिन होता है। सबसे पहला ड्रग पीरेजेम्पिन, पीरेजेपिन, पीरेजेपिन, टीलेजेपिन, ये दो ड्रग हैं। मतलब क्या, पीरेजेपिन और टेलिंजेपिन, ये दो ड्रग हैं। ये M1 ब्लॉकर है, M1 ब्लॉकर की तो बात हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, अब बात करते हैं H2 ब्लॉकर। तो H2 ब्लॉकर कौन है, हिस्टामिन वाला पोर्शन है जो H2 को ब्लॉक करता है। तो H2 ब्लॉकर हो, H2 को अगर ब्लॉक कर दिया तब क्या होगा, प्रोटॉन पंप काम नहीं करेगा तो H+ बाहर नहीं जाएगा, तो प्रोटॉन, तो H2 ब्लॉकर की भी बात करते हैं यहाँ पर अपन लोग। कौन सा ड्रग H2 ब्लॉकर है, जितना भी टीडीन वाला ड्रग होगा, जितना भी सीमेटिडीन, आपको सीमेटिडीन, रेमिटिडीन हो गया, फिर फेमिटिडीन हो गया, इसके बाद निजाटिडीन, जितना भी टीडीन, जिस भी ड्रग के लास्ट में टीडीन लगा रहे वो सब H2 ब्लॉकर होता है। मतलब प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है और अपने पेप्टिक अल्सर को सही करता है, मतलब वो पेशेंट में रिकवरी कराता है। तो हम सबसे पहले नाम करते हैं सीमेटिडीन, सीमेटिडीन। दूसरा है रेनिटिडीन, तीसरा है फेमोटिडीन, चौथा है लोगजाटिडीन, लोगजाटिडीन। चौथा है निजाटिडीन,
ये 4-5 ड्रग हैं। सबसे पहले सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, लोक्जाटिडीन और निजेटिडीन। अब ये H2 ब्लॉकर हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि हम तो सब दे सकते हैं, लेकिन एक खास बात है, सिमेटिडीन को नॉट प्रीफर, इसको प्रीफर नहीं करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज में। रीजन क्यों नहीं प्रीफर करेंगे? हमने तो बोला कि भाई कि H2 ब्लॉकर दे दो, काम खत्म हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज से हो जाए, तो हम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट है, सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट क्या है? माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है ये माइक्रो ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर है। ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर है। माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होता है? मतलब क्या कि ये बहुत सारी ड्रग से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन होगा सिमेटिडिन का। जब बहुत सारी ड्रग से इंटरेक्शन होगा तो ये क्या मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट कर देगा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करेगा तो ये क्या कर देगा भाई, ये टॉक्सिसिटी कर देगा, इंक्रीज टॉक्सिसिटी। हम तो नहीं चाहते हैं, हम तो इलाज करना चाहते हैं। हम ये थोड़े चाहते हैं कि ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए किसी भी ड्रग की। ये तो टॉक्सिसिटी हो गई तो हम इसको प्रीफर नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, ये एक तरह का डिस्को ड्रग है। ये क्या है? डिस्को ड्रग है, DISCO, डिस्को ड्रग है। और ये डिस्को ड्रग क्या था? गायनिकोमेस्टिया काउज करता है, गायनिकोमेस्टिया। ये डिस्को ड्रग है और ये गायनिकोमेस्टिया। गायनिकोमेस्टिया क्या होता है कि कोई भी मेल है, उसको फीमेल का कैरेक्टर है, जैसे कि चेस्ट की जब उसका ब्रेड का डेवलपमेंट हो गया तो गायनिकोमेस्टिया हो गया। और इसमें जो सी है, ये है सिमिटिलिन। DI से क्या? डिजॉक्सिन, एस्पारिनोलेक्टिन। ओ से क्या होता है? उससे होता है आपका क्या? एस्ट्रोजन। ये सब है। मतलब क्या, ये सब ड्रग गायनिकोमेस्टिया काउज करते हैं ड्रग। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी क्या? ये CNS का भी साइड इफेक्ट है। CNS में भी साइड इफेक्ट करता है। CNS में भी साइड इफेक्ट होता है इसको, बस CNS को भी इन्वॉल्व करता है। और चौथा, चौथा क्या है कि लिस्ट पोटेंट, लिस्ट लिस्ट पोटेंट मतलब क्या? ये लिस्ट पोटेंट है, मतलब ये उतना अच्छा से ब्लॉक नहीं कर पाता। मतलब ये ड्रग देने के बाद भी मतलब उतना अच्छा से प्रोटॉन पंप ब्लॉक नहीं हो पाता। मतलब लिस्ट मतलब इफिशियंसी बहुत कम है। मतलब इसलिए हम इस ड्रग को प्रीफर नहीं करते हैं। इसका साइड इफेक्ट भी है, दूसरा कि इसका इफिशियंसी कम है तो नहीं देते हैं इसके बारे में। अब इतना तो हो गया आपका। अब हम बात करते हैं किसकी? PGEIT तीसरी। अब तीसरी बात है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इनहिबिट प्रोटॉन पंप, और प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके क्या करता है? स्टमक अल्सर से बचाता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रिवेंट करता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज से प्रिवेंट करता है। ठीक, पेप्टिक अल्सर। अब PGE2 के बारे में सब जानते हैं। अब PGE2 जो है ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम अल्सर, प्रोटेक्ट द स्टमक स्टमक फ्रॉम अल्सर। ये क्या करता है कि अल्सर से हमको बचाता है स्टमक। अब हम बात करते हैं PGE2 जो है, ये ड्रग का, पहले ड्रग का नाम देख लेते हैं। PGE2 कौन कौन से ड्रग हैं? सबसे पहले जितने भी नाम है प्राजोल, जो भी नाम प्राजोल से ख़त्म होते हैं सब होते हैं PGE2 होते हैं। जैसे कि ओमिप्राजोल, इसमोप्राजोल, प्लानो पेंटोप्राजोल, ये सब होते हैं। जैसे कि ओमिप्राजोल, इसोमप्राजोल, इसोमप्राजोल, पेंटोप्राजोल, दूसरा है पेंटोप्राजोल, तीसरा होता है लेंसोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, तीसरा होता है डेक्स लेंसोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, तीसरा होता है रेबिप्राजोल। मतलब क्या?
हमने जितनी भी ड्रग का नाम पढ़ा, PGE2, ओमेप्राजोल, इसमोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, डी डेक्सलेंसोप्राजोल और डेबिप्राजोल, ये जितने भी ड्रग है ये क्या प्रोटोन पंप को इनहिबिट करेंगे और पेप्टिक अल्सर डिजीज को रोकता है, प्रिवेंट करता है। और पेप्टिक अल्सर डिजीज को जो रोकता है, इसके पास तीन मैकेनिज्म है। सबसे पहला तो क्या होता है, ये इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट करता है किसको? प्रोटोन पंप को। जैसे ही प्रोटोन पंप को इनहिबिट करेगा, प्रोटोन पंप को इनहिबिट करने से क्या होगा? डिक्रीज, जैसे HCl डिक्रीज होगा, जैसे HCl डिक्रीज होगा तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज सिक्रेशन, जो प्रोटेक्टिंग फैक्टर था, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट। मतलब क्या, इसके सिक्रेशन को ये बढ़ा देता है। और तीसरा क्या है, ये तीसरा करता है क्या कि म्यूकोजल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करा देता है। इंक्रीज म्यूकोजल ब्लड फ्लो, म्यूकोजल ब्लड फ्लो। और ये क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि वेसोडायलेशन होता है, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो होता है ना, वेसोडायलेशन, जिसके कारण म्यूकोजल ब्लड फ्लो होता है। वेसोडायलेशन इन गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक अब क्या इसमें ब्लड फ्लो करने से वो क्या फ़ायदा मिल गया? ये फ़ायदा मिल गया, म्यूकोजल ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज हो गया, जितना भी था इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स था, जितने भी इन्फीरियर मीडिएटर्स थे, इसके थ्रू क्या होता है, रिमूव हो जाता है। जैसे ब्लड फ्लो होगा, कोई इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वो घूम रहा है, जैसे ब्लड के कॉन्टेक्ट में ब्लड तो फ्लो हो रहा है, तो वो क्या करता है, ब्लड फ्लो के साथ निकल जाएगा। मतलब क्या, ये कि इजली रिमूवेबल हो जाता है। अगर ब्लड फ्लो म्यूकोजा बढ़ जाती है तो इन्फ्लामेटरी मटेरियल तो इजली रिमूव, क्योंकि इन्फ्लामेटरी मटेरियल इन्फ्लामेशन करता है ये सब। और ये इन्फ्लामेशन तो अल्सर में क्या, इन्फ्लामेशन ही है, तो स्टमक वाल का इन्फ्लामेशन हुआ तो अल्सर बन जाता है। अब ये इसमें हो, देखिए होता क्या है। सबसे पहली बात, ये अपना स्टमक है, हम बात करते हैं थोड़ी सी। ये अपना स्टमक है, ठीक, स्टमक है। स्टमक में क्या है कि अगर म्यूकोसा का, अगर जो म्यूकस ये अगर उसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, वेसो डायलेशन होगा, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज क्या होगा, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो ब्लड फ्लो से बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पर अपना क्या था, पैटल सेल था। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर था क्या, हाइड्रोजन पंप, यहाँ पर था हाइड्रोजन पंप, यहाँ पर था हाइड्रोजन पंप, यहाँ पर था हाइड्रोजन पंप, और ये था अपना, ये था क्या, प्रोटेक्टिव कवरिंग था, बाइकार्बोनेट था। ठीक है, अब देखिए, अब प्रोटीन PGE तो क्या करता है, ये प्रोटीन पंप को इनहिबिट कर दिया। ये प्रोटीन पंप जो था, ये प्रोटीन पंप जो यहाँ से H+ फेंकता था और पोटासियम को अंदर लाता था, तो ये को इनहिबिट कर दिया। जैसे ही इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही H+ आयन का कंसंट्रेशन यहाँ डिक्रीज होगा तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, को इसके सिक को बढ़ा देंगे। जैसे कि ये इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही इंक्रीज होगा ये भी पेप्टिक अल्सर डिजीज सही कर देगा। और म्यूकोजा ब्लड फ्लो आने से, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है तो जितना भी इन्फ्लामेटरी मटेरियल्स हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, वो ब्लड फ्लो के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं NSAID इंड्यूस्ड, सबसे पहले बात करते हैं NSAID। NSAID क्या करता है, NSAID ये इनहिबिट कर देता है किसको, PGE2 को। जैसे ये PGE2 को इनहिबिट करें, ये क्या करता है, जैसे ये PGE2 को इनहिबिट करेगा तो क्या, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाएगा। मतलब पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया। जैसे ही अब पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज। NSAID इंड्यूस्ड
पेप्टिक अल्सर डिजीज मतलब क्या, NSAID दे दिए तब जाकर पेप्टिक अल्सर क्रिएट हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये पेप्टिक अल्सर डिजीज NSAID के द्वारा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब NSAID क्या होता है, मतलब NSAID क्या होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। NSAID में क्या होता है कि जैसे कि NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं, NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए एक अलग सी ड्रग है, कौन सी ड्रग है जो भी होगा, उसको बोला जाता है माइसोप्रोस्टोल। ड्रग का नाम अच्छे से याद रखना, माइसोप्रोस्टोल होता है। एक ड्रग होता है जो NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज जो हम देते हैं, तो माइसोप्रोस्टोल होता है। माइसोप्रोस्टोल क्या होता है, मतलब क्या, ये जो ड्रग होता है ना PGE1 ही होता है, PGE1 ही होता है। मतलब क्या, जो कि इंडोजिनस PGE2 था, इंडोजिनस PGE2 की तरह ये काम कर रहा है। PGE1 कुछ नहीं होता, ये PGE2 जैसा काम कर रहा था, बस वो ऐसा करेगा, बस ये इंडोजिनस मतलब शरीर के अंदर ही बना है। अब जो मतलब मिसोप्रोस्टोल तो हो गया, लेकिन अब क्या करता है मिसोप्रोस्टोल का, इसका भी तो ये क्या क्या काम करता है। मिसोप्रोस्टोल तो हम NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज में मिसोप्रोस्टोल दे दिए, लेकिन इसका भी साइड इफेक्ट होता है। पहला साइड इफेक्ट यही है कि डायरिया कर देगा, डायरिया कर देगा। दूसरा साइड इफेक्ट ये अबॉर्शन कर देता है, abortion। अगर ये एबॉर्शन कर दिया तो हम इसको भाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मान लेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये प्रेगनेंसी में, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में। और ये क्या करता है, ये इससे पेन भी होता है, एब्डोमिनल पेन, थोड़ा सा होगा एब्डोमिनल पेन, इससे फीवर भी होता है, इससे क्या होगा, फीवर होगा। मतलब क्या, अगर हम बात करें तो ये ड्रग दे सकते हैं, NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज में मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट है, सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट तो ये है कि प्रेगनेंसी में है, इसको कॉन्ट्राइंडिकेट, ये तो एबॉर्शन कर देगा, सबसे खतरनाक ड्रग है। लेकिन अगर हम बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की, NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज में अगर हम बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है। कोई भी एनी टाइप ऑफ अल्सर, मतलब एनी टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, कोई भी टाइप का पेप्टिक अल्सर डिजीज हो, उसमें हम PPI आराम से दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब हमको सब थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन, मतलब क्या कि NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज में कौन सा स्पेसिफिक ड्रग यूज कर सकते हैं, मिसोप्रोस्टोल, ठीक है। लेकिन अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज में, तो उसका क्या होता है, PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। तो हम इसका एक बार क्विक रिव्यू कर देते हैं, आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर देते हैं, एक बार में थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं और थोड़ा सा पूरी करते हैं। ये अपना स्टमक है, स्टमक में क्या है, ये अपना पेराइटल सेल है, पेराइटल सेल के ऊपर क्या है, ये अपना प्रोटॉन पंप है। प्रोटॉन पंप क्या करता है, H+ को लाता है ल्यूमेन में, K+ को अंदर भेजता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, कवरिंग है, किसका, बाइकार्बोनेट, जिसके ऊपर कवरिंग है इसमें, ठीक है, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट। मतलब क्या,
और यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर हम सबसे पहले क्या है कि हमको इसको अगर हम चाहते हैं कि H प्लस कम बने, यहाँ पर अगर चाहते हैं कि H प्लस कम बने तो हमको सबसे पहले इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट ख़त्म करना। इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला होता है एसिटाइल कोलिन M3 ब्लॉकर। यहाँ पर क्या होता है, M3 ब्लॉकर यूज करते हैं। दूसरा होता है PGE2, PGE2 ये इनहिबिट करता है हिस्टामिन, हिस्टामिन होता है हिस्टामिन। इसके पास क्या होता है H2 रिसेप्टर होता है, यहाँ पर H2 ब्लॉकर दे देंगे। और तीसरा होता है गेस्टरिन, गेस्टरिन गेस्टरिन है कोलिसिस्टोकाइनिन ब्लॉकर दे देंगे। मतलब क्या, हम चाहते हैं कि H प्लस बने ही नहीं, H प्लस इसमें आए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको एसिटाइल कोलिन में M3 ब्लॉकर देंगे, ये पंप काम नहीं करेगा। PGE2 दे देंगे तो इनहिबिटरी एक्शन होता है, ये सब स्टिमुलेटरी एक्शन होता है इसका, ये भी इसको स्टिमुलेट करेगा, ये भी ऐसा दिक्कत होता है। और हमेशा याद रखना है कि इन एनी टाइप ऑफ in any type of पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्रग ऑफ चॉइस सिर्फ एक होगा। ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सबसे ड्रग ऑफ चॉइस यही होता है कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है। तो आपको पता ही हो गया। अब आपको थोड़ा सा एक बार सोचें। अब बताइए, जैसे GIT है आपको, ठीक है, जैसे कि GIT है, GIT में पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है, तो या तो पहले HCl का सिक्रेशन हो जाए या फिर डिफेंसिव फैक्टर कम हो जाए, दोनों रीजन्स हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि HCl का सिक्रेशन यहाँ प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो कि म्यूकोस और बाइकार्बोनेट से मिलकर बना होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव एक्शन होता है एसिड के अगेंस्ट, और ये पेरियाटस से नहीं HCl सिक्रेट करता है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम क्या किए हैं कि इसी सेल को उठा करके यहाँ पे एक लार्ज स्केल पर बनाया, मतलब इसको जूम किए हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन पंप होता है, प्रोटॉन पंप से H प्लस ल्यूमेन में जाता है, पोटासियम बाहर से आता है, PGE2 एसिटिक हिस्टामिन और गेस्ट्रिन है। ठीक, अब यहाँ पर क्या, अगर M3 ब्लॉकर नहीं देते क्योंकि एसिड सिक्रेशन कम हो जाता है और गेस्ट्रिन मोटालिटी को कम कर देगा, तो हम वैसे भी नहीं देंगे क्योंकि यार ये तो पेप्टिक अल्सर डिजीज काउज कर देगा। और हमेशा H2 देते हैं, और H2 बहुत सब इफेक्टिव ड्रग होता है क्योंकि यार हिस्टामिन को तो रोकता है, साथ साथ अपने क्या करता है एसिटाइकोलिन और गेस्ट्रिन दोनों को रोक देता है। और M2 ब्लॉकर का तो आपको पता है पिरेंजिपिन होता है, टिलेंजिपिन होता है। फिर आपको H2 ब्लॉकर का सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, फ्लोक्साटिडिन और निजाटिडिन होता है। लेकिन सिमेटिडिन उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज नहीं देते क्योंकि उसका साइड इफेक्ट होता है कि माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो क्या होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा ड्रग्स इंटरेक्शन शो करता है, तो उसके मेटाबॉलिज्म को रोक देता है और टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। और ये दूसरी बात है कि डिस्को ड्रग एक ग्रुप मेंबर है जो गैनिकोमेस्टिया कर देता है, और साइड इफेक्ट CNS में भी हो सकते हैं, और ये लिस्ट पोटेंट ड्रग है इसलिए हम इसको नहीं देना चाहते हैं। अब बात करते हैं PGE2 की। PGE2 का इनहिबिट करता है पेप्टिक, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, तो पेप्टिक मतलब जो PUD होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज ये नहीं होता है। इसका PGE2 ड्रग्स होता है ओमिप्राजोल, इसमोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, डेक्सोलेंसोप्राजोल, एविप्राजोल, ये सब एक ड्रग है। अब इसको 3 तरह से करेगा, या तो प्रोटॉन को इनहिबिट कर दे, सिक्रेशन को बढ़ाते, दूसरा म्यूकोजल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है, जो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होता है वो रिमूव जल्दी से हो जाते हैं। और तीसरी बात होता है NSAID। NSAID की बात करते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये इनहिबिट करता है PGE2 को। जैसे ही PGE2 इनहिबिट होगा तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज काउज कर देगा। तो हम इसको नॉर्मल इसको बोलते हैं NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज। और इस कंडीशन में हम ड्रग देते हैं, मिसरोप्रोस्टोल देते हैं, मतलब जो कि PGE1 की तरह काम करता है, मतलब PGE2 जो तरह PGE1 की तरह काम करता है लेकिन इंडोजिनस होता है। लेकिन मिसरोप्रोस्टोल का साइड इफेक्ट भी है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये कहीं में डायरिया कर देता है, किसी में फीवर कर देता है, एबॉर्शन कर देता है, और सबसे खतरनाक एबॉर्शन बनाई है कि इसीलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है और एब्डोमिनल पेन हो जाता है। और किसी भी तरह का पेप्टिक अल्सर डिजीज का ड्रग चॉइस क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। ये तो आपको पता ही है। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ही पता करेंगे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर काम कैसे